Hello, welcome back. This video is going to be about MCQs and numericals and explanations of fundamentals of chemistry, because we didn't have these topics in stoichiometry. So here I am with a detailed video on MCQs, numericals and important topics of fundamentals of chemistry, which include atomic mass, relative atomic mass, molecular mass, formula mass, and so on and so forth. So this video is going to be really very important for competitive exams. Without any further delay, let's get started. So basically, here we have a short explanation for atomic mass or relative atomic mass. एटॉमिक मास और यानी कि एंड एटॉमिक मास सही है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. दे बोथ आर वेरी डिफरेंट एंड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास. तो अगला जो MCQ है बेसिकली इसके नीचे, दैट्स related to atomic mass and relative atomic mass, so that's why I just gave us a bit of explanation over here. देखो, एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं. कॉमन सेंस ऑफ कोर्स, आई डोंट इवन नीड टू टेल यू दैट, बट स्टिल. तो देखो, ओके, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, देन उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. एक एटम का जो मास होता है उसे एटॉमिक मास बोलते हैं. सही है. अब एक जो एलिमेंट होता है उसकी बहुत सारी, आपने सुना होगा एक एलिमेंट की ना बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं और उनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं. ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है, यानी कि एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनका सिमिलर यानी कि सेम एटॉमिक नंबर होता है बट उनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है. ठीक है, उनका मास जो है वो डिफरेंट होता है आपस में. फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करते हैं. ठीक है, अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है. ठीक है, समझ लो हर कोई कार्बन है उसका एटॉमिक मास जो है वो सेम है. ठीक है, एक एलिमेंट, मैंने इतना कार्बन का टुकड़ा लिया, उसके अंदर जितने भी एटम्स थे उनका सबका एटॉमिक नंबर तो सेम था, लेकिन उनमें से कुछ उसके अंदर आइसोटोप्स थे, कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स, तो उनका एटॉमिक मास आपस में सेम नहीं था. एक का 12 था, एक का 13 था, एक का 14 था. ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन की एग्जांपल ले लो. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 सेम था सबका, बट किसी का 35 एंड देन किसी का आई थिंक इट्स 37 और समथिंग एल्स. बट हर एलिमेंट के स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं. ठीक है, तो देखो होता क्या है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि हम जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन है, तो यहाँ पे जो मास लिखा हुआ होता है 35.5. ठीक है, ये मास कार्बन 12 का है या कार्बन 13 का है या कार्बन 14 का है, हमें क्या पता. तो हम लोग उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन तीनों का ही हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं. इन तीनों की ही हम लोग एस्टिमेट मास लेके वो यहाँ पे पुट करते हैं, और इस मास को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं. ठीक है, यानी कि इन तीनों का, इनका जो मास होगा दैट्स एटॉमिक मास. सही है, इंडिविजुअल. अब इन तीनों का एटॉमिक मास हम लोग लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अबंडेंस, तो वो जो एवरेज एस्टिमेट मास होगा इन तीनों का, दैट्स रिलेटिव एटॉमिक मास. सही है, अभी भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी इसे अच्छे से. आई नीड सम स्पेस. oops, it just happened. ओके, तो देखो यार, एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट. एटॉमिक मास, एक एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन है, उसका एक एटम है, उसका जो मास है वो एटॉमिक मास है. ठीक है, अभी बताया था.
लेकिन अब जो उसका एवरेज मास होगा उसके सारे आइसोटोप्स यानी कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन सारे एटम्स, इन सारे आइसोटोप्स का जो रिलेटिव यानी कि एवरेज मास होगा इन तीनों का, दैट वुड बी योर रिलेटिव एटॉमिक मास। सही है। और ये डिपेंड करता है, ये आपको MCQ आ सकता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो नोट इट डाउन। रिलेटिव एटॉमिक मास डिपेंड करता है, आपको पूछा जाएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, या उसकी अबंडेंस पे डिपेंड करता है, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इससे किसी डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, तो कुछ और मत लिख के आ जाना, अबंडेंस आंसर होगा। सही है इसका। यानी कि हम लोग ये जो एवरेज लेते हैं ये उसकी अबंडेंस के बेसिस पे लेते हैं। कैसे लेते हैं वो भी अभी सीखेंगे, ठीक है। अभी ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कैसे लेते हैं, कुछ भी नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स से भी बता देते हैं। देखो फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है। अच्छा नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमको फाइंड करना है। ये मेरे पास क्या है, एक मिनट, हाँ ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन। सही है, कार्बन को छोड़ो क्लोरीन ले लेता है। क्लोरीन भाई देखो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, क्लियर, बट एटॉमिक मासेस इनके डिफरेंट है। सही है, एक का 35 है और एक का जो है वो 37 है, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये इनकी अबंडेंस लिखी हुई है कि भाई ये वाला जो आइसोटोप है ये 74% होता है और ये वाला जो आइसोटोप है वो 24% होता है, ठीक है। ये क्या है, इनकी अबंडेंस है। अब आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालोगे कैसे, आपने क्या करना है, एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर देना है अबंडेंस से, ठीक है, इन दोनों का, और फिर उनको ऐड कर देना है। और क्योंकि परसेंटेज निकालना है आपको तो डिवाइड कर दें इसको 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 AMU। सही है, क्या मुश्किल है इसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं किया। अबंडेंस आपको गिवन होगी हमेशा क्वेश्चन के अंदर, उसके बारे में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये गिवन होगा, एटॉमिक मास आपको पता होगा ही, है ना, या फिर गिवन भी हो सकता है। तो देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनके अबंडेंस को, उनके मासेस को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर डिवाइड कर दो 100 से, क्लियर। तो आ जाएगा आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। अच्छा ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए हुए यहाँ पे MCQs फॉर्म में नहीं है, बट स्टिल दे आर क्वेश्चंस, आगे जाके MCQs फॉर्म में भी हैं, आई डोंट नो, बट ये स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर है, अभी फिल्ड नहीं है ये स्टेटमेंट, तो एक्चुअली मेरे साथ आप भी सॉल्व करेंगे इसे। लेट्स सी व्हाट इट सेज, द मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विथ मास ऑफ कार्बन। यानी कि एक एटम का जो मास होता है उसे आप, चलो मैं ऑप्शंस अपने मुंह से दे देती हूँ। एक एटम का जो मास होता है अगर उसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से कंपेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन नंबर बी है मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन नंबर सी है एटॉमिक मास, एंड ऑप्शन नंबर डी है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा इसको मैं आपके लिए और अच्छा कर देती हूँ, एक लाइफ लाइन दे देती हूँ 50-50, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, क्या उसे हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे या फिर उसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। ओके उसे बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। सही है, था बड़ा सिंपल बट स्टिल इट वाज कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि कभी कभी हो सकता है ना कन्फ्यूजन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू कार्बन स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस इट इज़ टेकन एज डैश। हमने कार्बन को ही क्यों कंसिडर किया, हम लोग क्लोरीन एटम भी तो ले सकते थे, सोडियम पोटासियम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन कार्बन को इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो बड़ा ही शांत किस्म का एटम है, ठीक है, अबंडेंट भी है थोड़ा बहुत। और अब मैं अगर कुछ बोलूँगी तो आंसर ही आ जाएगा, जिसका जवाब क्या होगा, इज टेकन एज बिकॉज इट इज़ स्टेबल, ठीक है। आई एम सॉरी,
यार स्टेबल स्टेबल तो लिखा हुआ है। अच्छा आपको बताना है कार्बन को हम क्या लेते हैं, कार्बन को हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, सही है। आई थॉट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, क्यों लेते हैं वो पूछ रहे हैं, बट नो, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कार्बन की स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस की वजह से उसे हम लोग क्या लेते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, स्टैंडर्ड, एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट उसे कंसिडर किया जाता है। ओके यहाँ पे कुछ बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए, नहीं इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्चुअली आप समझ सकते हैं। दे आर quite related to each other, so sometimes they become complicated, but still we'll try our best. Okay, पहला आ जाता है भाई आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अच्छा एटॉमिक नंबर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सबका सेम होता है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन जब सबका सेम है तो न्यूट्रॉन ही डिफरेंट हुआ ना भाई सबका, ठीक है। फिर आता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, अच्छा आइसोबार और आइसोटोन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो इसलिए क्योंकि देखो दोनों के एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दोनों के एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आइसोबार का क्या होता है कि इसका मास सेम होता है। ठीक है, इसका मास सेम होता है, लेकिन आइसोटोन के अंदर आइसोटोन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, यानी कि एटॉमिक मास सेम नहीं होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम सेम नहीं होगा, सिर्फ एटॉमिक न्यूट्रॉन सेम होगा। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी कि उनका सम, यानी कि एटॉमिक मास की बात हो रही है, वो सेम होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। ठीक है, आइसोमर्स हमने बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, उसके बड़े सारे क्या नाम है आइसोमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोमर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एनांशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स एंड और क्या होता है, एनांशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, लेकिन हाँ बहुत सारे होते हैं, स्ट्रक्चरल बेस आइसोमर्स and yeah, there are a lot of types of isomers anyways. तो हाँ, तो आइसोमर्स क्या होता है, यानी कि सेम नंबर ऑफ एटम्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है उनकी। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, फार्मूला दोनों का सेम होगा, जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इनका फार्मूला सेम है सबका, लेकिन क्या होता है C6H12O6 फार्मूला सेम है, लेकिन ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर अरेंजमेंट का बड़ा डिफरेंस है कि ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइडेड कार्बन है, फ्रक्टोज क्या है वो एक कीटोनिक कार्बन है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होगा, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स आर रिकॉर्डेड बाय, आइसोटोप्स को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है किस तरीके से। यहाँ पे एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिससे हम लोग आइसोटोप्स को रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोग्राफी। ठीक है, फिर आता है, अच्छा यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलाज गिवन है जो कि बहुत फंडामेंटल है बट स्टिल बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, कभी कभी नहीं समझ में आते। तो होता कुछ भी नहीं है भाई, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट वे, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ लेते हैं फिर एम्पेरिकल में आएंगे। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज के एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6। ठीक है, यानी कि कार्बन ग्लूकोज का है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। ठीक है, अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशो, यानी कि इनको
इनको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। क्या बनेगा ये, ऐसा बन जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो थोड़े से उनको हम थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, उसको ग्राम फार्मूला मास बोलते हैं, और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनको ग्राम फार्मूला मास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबस्शन जो होता है, कंबस्शन एनालिसिस, वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या क्वालिटेटिव एनालिसिस है। हमेशा देखिएगा कंबस्शन जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। हमें कंबस्शन से ये पता लगता है कि अच्छा ये जो है, फॉर एग्जांपल इथेन जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मीथेन जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। जिसको नहीं पता कंबस्शन क्या होता है, सुन लीजिए। कंबस्शन जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि एक एयर की प्रेजेंस के अंदर बर्न होता है और वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो उसे हम लोग कंबस्शन कहते हैं, ठीक है। पिछली वाली वीडियो के अंदर यानी कि फेडरल की जब हम लोग MCQs लगा रहे थे, तब हमने कंबस्शन बहुत डिटेल के अंदर देखा था। खैर, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि एक पॉलीमर है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला आपको गिवन है, ठीक है, और इसका मोलर मास गिवन है 28,000, सही है। पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, हमसे पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अनलेस आपको पता नहीं है कि इसका वो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर, एम्पेरिकल फार्मूला अगर गिवन हो, मॉलिक्यूलर तुमको फाइंड करना है, या फिर मॉलिक्यूलर गिवन हो, एम्पेरिकल तुम्हें फाइंड करना है। उसके लिए यू गॉट अ वेरी सिंपल फार्मूला। क्या होता है अभी बताते हैं आपको। देखो, उस फार्मूले वो ऐसे होता है कि देखो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, देन n होता है, ठीक है। ये आपके पास बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। अंदर आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है एम्पेरिकल फार्मूला, एंड ब्रैकेट के बाहर आपने लिख देना है n। अब n क्या होता है, n इज़ द रेशियो, एक मिनट, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू एम्पेरिकल मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास पहले आएगा, फिर एम्पेरिकल आएगा, ठीक है। तो फिर अब देखो, पहले हमें फाइंड क्या करना है, n, ठीक है, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला तो गिवन है CH2, है ना। अब हमें n फाइंड करना है। n फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ब्रैकेट के नीचे क्या आएगा, एम्पेरिकल मास, सही है। तो मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ पे गिवन है, कितना है, 28,000, सही है। एम्पेरिकल मास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला से निकाल लेते हैं ना भाई, कार्बन 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2000, ठीक है। यानी कि CH2 और देन यहाँ बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के 2000, सही है। तो हमारे पास ऑप्शन सही क्या होगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख लेते हैं, चलें ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम ही चीज़ है। एम्पेरिकल फार्मूला आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। आप पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो लेट मी नो, आई डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। तो आपको पहले क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला लिखा है, n फाइंड करना है। n कैसे फाइंड करेंगे, मोलर मास ऊपर लिखेंगे, दैट्स 110.15। इस फार्मूला को इस्तेमाल करके आप निकालेंगे इसका एम्पेरिकल मास, इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, सही है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर आपको बताया है।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला बाय एन. एन क्या होता है? एन इज़ द रेशियो ऑफ molecular mass to the ratio of empirical mass. सही है? Okay. See you later. Thank you so much for watching.